तो अब गांधी पर प्रभाव देख लेते हैं। तो थोरो ये यूएसए के थे, उन पर प्रभाव पड़ा था इनका। तो जो सिविल डिसोबीडियंस और इसके प्रतिरोध है का कॉन्सेप्ट ये थोरो से ही लेते हैं। अमेरिकी निवासी हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पर गांधी का प्रभाव रहा है। शारीरिक श्रम ब्लड लेबर यह ब्रिटिश विद्वान जॉन रस्किन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को अपनी जो भोजन है उसको जस्टिफाई करने के लिए श्रम करना चाहिए, बेसिकली इसका मतलब ये है। जॉन रस्किन ब्लड लेबर यानी शारीरिक श्रम व सर्वोदय पुस्तक ऑन टू द लास्ट वकील के कार्य का भी वही महत्व है जो नाई के कार्य का है। ऑन टू द लास्ट का अनुवाद किया गुजराती में अंत्योदय के नाम से गांधी जी ने इसका अनुवाद किया था। तो गांधी जी बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि चाहे कोई सफाई कर्मी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, दोनों जो काम करते हैं तो दोनों के काम की वैल्यू बराबर है। अच्छा, भारतीय समाज में क्या होता है कि आप एक सफाई कर्मी के या कोई चपरासी है, क्लर्क है, उसके काम की वैल्यू नहीं होती। एक अफसर के काम की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर के काम की बहुत वैल्यू होगी, लेकिन एक जो वहाँ पर चपरासी होगा उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होगी। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर हीन भावना आती है, तो फिर वो काम मन से करता नहीं है। काम मन से करता नहीं है तो देश का अहित होता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये समझाना चाहते थे गांधी जी कि आपका कार्य भी महत्वपूर्ण है, इवन टॉयलेट धोने वाले व्यक्ति का काम भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए गांधी जी, हमने देखा था कि जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पर जो टॉयलेट प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था तो वहां पर सबके लिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि आप सभी के लिए एक दिन मुकर्रर होगा और आप अपने अपनी बारी से टॉयलेट अपना साफ करेंगे, है ना। इवन गांधी जी ने कस्तूरबा जी को भी इंसिस्ट किया कि आप को अपना टॉयलेट धोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं कुलीन परिवार की बहू हूँ, एक कहानी आती है कि मैं कुलीन परिवार की बहू हूँ, मैं कैसे एक सब कर सकती हूँ। तो गांधी जी ने बड़ी नाराजगी से कहा कि अपना काम स्वयं करिए। आप स्वावलंबन का उन्होंने सिद्धांत दिया कि अपना काम स्वयं करिए। हमें अपने जीवन में भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। बात ये है। टॉलस्टॉय उस सार के थे। उनकी पुस्तकें हैं गॉड विद इन यू, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है या ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वह व्हाट टू डू। लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास वार एंड पीस से भी गांधी जी प्रभावित थे। गांधी ने टॉलस्टॉय से दार्शनिक अराजकतावाद या प्रशांत अराजकतावाद यानी फिलोसॉफिकल एनार्किज्म का कॉन्सेप्ट लिया है। गोपीनाथ धवन ने गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा। पुस्तक है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो इसलिए गांधी जी ने जैनवाद से या जैनिज्म से क्या लिया है, अहिंसा का सिद्धांत लिया है। वैष्णववाद से, वैष्णव धर्म से विश्व बंधुत्व का, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट लिया है। रस्किन व टॉलस्टॉय से औद्योगिक सभ्यता के प्रति तिरस्कार के विचार ग्रहण किए। अच्छा, जो गांधी जी हैं ये बड़े भारी उद्योगों के समर्थक नहीं थे, ये कुटीर उद्योग व लघु उद्योग के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव से गरीबी नहीं हटेगी तब तक भारत अमीर नहीं बन सकता है। और गांव की गरीबी हटाने का सबसे अच्छा कारण आज भी क्या है कि आप कुटीर उद्योग लगाइए, आप लघु व्यापार करिए, लोगों को गांव में जाकर रोजगार दीजिए। सत्य पर सत्य की विजय की सुनिश्चितता तथा सामान्य संवेगों से अप्रभावित रहते हुए सत्य के लिए संघर्ष की प्रेरणा को उन्होंने महाभारत के मूल संदेश के रूप में ग्रहण किया। गीता के निष्काम कर्म तथा सत्ता के आध्यात्मिकता की धारणा को उन्होंने पूरी तरह आत्मसात किया तथा उन्होंने गीता को आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ की संज्ञा दी। उपनिषदों से उन्होंने अपरिग्रह एवं असंग्रह का विचार ग्रहण किया। ईसा के शिखर प्रवचन से गांधी जी ने अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करता हो उनकी सद्बुद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना करो, जो तुमसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा दे दो आदि तथा ईसा को सत्याग्रहियों के सम्राट की संज्ञा दी थी। गांधी ने बाइबल से सीखा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कुरान की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस्लाम धर्म की बंधुता ब्रदरहुड की संकल्पना से वो प्रभावित थे। गांधी ने प्लेटो की रचना अपॉलोजी का गुजरात में सत्यवीर की कथा के नाम से या सत्यवान की कथा के नाम से इसका प्रचार या अनुवाद किया। गांधी प्लेटो के आदर्शवाद तथा नैतिक मूल्यों के प्रति सरोकार से अत्यंत प्रभावित थे। सत्यवान की कथा या सत्यवीर की कथा मूलतः सुकरात की कथा है। इनकी पुस्तकें हैं खादी, सर्वोदय, सत्याग्रह
गीता बोध, हिंद स्वराज 1909 में आई, सन याद रखिएगा इसका। नॉन वायलेंस इन पीस एंड वार, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हैदराबाद यरवदा जेल में लिखा इसको, पुणे में, और ये 1927 में बुक आई थी, लिखा था इसको। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो गोखले के पॉलिटिकल सॉरी गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले। गोखले के महादेव गोविंद रानडे। समाचार पत्रों में इन्होंने अंग्रेजी में इंडियन ओपिनियन व यंग इंडिया लिखा है, तो इसको याद रखिएगा, ये बार बार बोलता है। इंडियन ओपिनियन, भारत का ओपिनियन क्या है अहिंसा के बारे में, भारत का ओपिनियन क्या है सत्याग्रह के बारे में, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यंग इंडिया, तो गांधी जी चूंकि यंग इंडिया से बहुत ज़्यादा, यंग इंडिया को बहुत ज़्यादा चाहते थे, यंग इंडिया से बहुत ज़्यादा वो काइंड ऑफ आशा रखते थे, तो इसलिए यंग इंडिया अंग्रेजी में पत्रिका निकाली। हरिजन, तो ये तो सबको याद रहती है, शुरुआत 1913 में हुई और इसको अंग्रेजी में निकाला था। फिर नवजीवन, ये गुजराती में निकाला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र ये निकाला करते थे। तो हिंद स्वराज, ये 1909 में पुस्तक आती है। यह पुस्तक गांधी जी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते वक्त SS क्लिंडन जहाज में लिखा था। तो इस पुस्तक में गांधी जी ने विशाल उद्योगों, मशीनीकरण, पाश्चात्य वाणिज्यवाद, उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद व धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की है। धर्मनिरपेक्षतावाद की आलोचना की है। यह पुस्तक गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी, जिसका उन्होंने बाद में स्वयं अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वराज्य आपकी मुट्ठी में। गांधी पर यूनानी दार्शनिक प्लेटो के डायलॉग्स का प्रभाव था, अतः उन्होंने हिंद स्वराज संवाद शैली में लिखी थी, डायलॉग फॉर्म में लिखा था इसको। इसमें पाठक हिंसक राष्ट्रवादी योद्धा प्रश्न पूछता है तथा बतौर संपादक गांधी जी इसका उत्तर देते हैं। यह हिंसक राष्ट्रवादियों को प्रत्युत्तर है। यह पुस्तक ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में देखती है ब्रिटिश राज को। इस पुस्तक में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, हिंदुस्तान की दशा, बंग भंग, कांग्रेस व उसके कर्ता धर्ता, हिंसा व अहिंसा, सत्याग्रह तथा भारत को कैसा व कैसे स्वराज मिलेगा आदि प्रश्न बताए गए। पश्चात सभ्यता को उन्होंने मानव के अंधे युग की प्रतीक, वास्तविक सभ्यता व नैतिक दिवालियापन की संज्ञा दी है। तो हिंद स्वराज में वर्णित स्वराज का अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना नहीं, बल्कि स्व पर शासन करना, यानी स्वयं पर शासन करो, स्वयं पर नियंत्रण करो, स्वयं की इच्छाओं को काबू करो। इसकी कुंजी सत्याग्रह है, आत्मबल है व स्वदेशी है। तो जो हम स्वयं अपने मालिक बन जाएंगे तो अंग्रेज साम्राज्य अपने आप हट जाए। बेसिकली गांधी जी का मानना ये था। गांधी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा कि मेरी यह छोटी सी किताब इतनी निर्दोष है कि यह बच्चों के हाथ में दी जा सकती है। यह द्वेष की जगह प्रेम धर्म सिखाती है और पशु बल के खिलाफ टक्कर देने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हुए ब्रिटिश संसद को बांझ व वेश्या कहा है, प्रधानमंत्री के नैतिक अपचार व दलीय अनुशासन पर भी चोट की है। गांधी ब्रिटिश संसद सिर्फ प्रजा का खिलौना है और यह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता। फिर गांधी ने औद्योगिकीकरण व मशीनीकरण को आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का अभिशाप माना है। उन्होंने मशीन को सांप की पिटारी की संज्ञा दी है, जहां विष के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली गांधी जी आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ थे, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं थे। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम वेस्ट का अंधा अनुकरण करते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। मॉडर्नाइजेशन जब हम अपनी कुछ जो कुरीतियां रहती हैं उसको सुधार करके और दूसरों से कुछ अच्छी बातें सीख कर उसे सम्मिलित करके एक अच्छी लाइफ जीते हैं या एक अच्छा परिवर्तन करते हैं, उसे मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। तो गांधी जी मशीन को गलत मानते थे। क्यों? क्योंकि ये रोजगार खाती है, वो सूत काटने को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चूंकि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के समर्थक थे, इसलिए वो मशीनों के भी विरोधी थे। तो ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा बेसिकली वो विलेज स्वराज की बात किया करते थे। अब विलेज स्वराज में आप औद्योगिकरण कहाँ से लाओगे? औद्योगिकरण लाओगे तो विलेज स्वराज कहाँ से स्टैब्लिश होगा? ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी को अगर समझ लोगे तो गांधी के विचार समझना बहुत आसान हो जाएगा। गांधी का आइडिया है पंचायती राज सिस्टम है या विलेज रिपब्लिक है, कि विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बनेंगे। तो अब विलेज को आगे बढ़ाना है तो हमें अगर औद्योगिकरण होगा तो विलेज से लोग चले जाएंगे शहरों में, तो विलेज तो खाली रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने मशीन का विरोध किया है। मशीन का विरोध नहीं करते तो लोग कहाँ चले जाते? शहरों में चले जाते, तो विलेज रिपब्लिक बन ना पाता। बात ये है। गांधी पर लिखी गई पुस्तकें तो द गांधीयन वे, ये JP कृपलानी की है। गांधी द लास्ट फेज, प्यारेलाल नैयर की है।
इन द सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर की है, गांधी के जीवनी लेखक हैं ये। फिर एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया आफ्टर गांधी एंड इंडिया आफ्टर नेहरू, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। द गुड बोटमैन, राजा राजा मोहन गांधी की है, राजमोहन गांधी की है ये, द गुड बोटमैन। गांधी एंड मार्क्स, ये किशोरी लाल मसरूवाला की है। गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, ये 1989 में लिखी गई भीखू पारिक के द्वारा। वाई गांधी स्टिल मैटर, ये भी राजमोहन गांधी की पुस्तक है। आई फॉलो महात्मा गांधी, ये जेबी कृपलानी की पुस्तक है। गांधी बनाम लेनिन, ये S.A. डांगे की पुस्तक है। फिर महात्मा गांधी एंड इज्म, महात्मा गांधी और वाद या गांधीवाद, ये E.M.S. नंबूदरीपाद की पुस्तक है। फिर महात्मा वर्सेस गांधी, ये दिनकर जोशी की पुस्तक है। गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस कोलन द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1928-1934, ये पुस्तक जूडिथ मार्गरेट ब्राउन की है। अब गांधी द्वारा स्थापित कुछ आश्रम उनको देख लेते हैं। तो फिनिक्स सेटलमेंट, ये जोहानिसबर्ग में बना था, दक्षिण अफ्रीका में, 1904 में। फिनिक्स सेटलमेंट 2004 में जोहानिसबर्ग में। टॉलस्टॉय फार्म, ये सत्याग्रह के लिए उनकी स्थापना थी, ट्रांसवाल रीजन में, दक्षिण अफ्रीका के, 1910 में। कोचरब आश्रम, ये 1915 में बना था, कहाँ, अहमदाबाद गुजरात के निकट कोचरब में इस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। 1917 में इसे साबरमती के पास ले जाया गया। कोचरब भारत में स्थापित पहला आश्रम है। इस सत्याग्रह हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। सेवाग्राम आश्रम, ये 1936 में वर्धा में बनाया गया था, महाराष्ट्र में। अब गांधी के कुछ प्रसिद्ध कथन है, उनको देख लेते हैं। धर्म विहीन राजनीति मृत्यु के समान है। अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेड है, उसमें कोई जान नहीं बची। मैं राजनीतिज्ञों में संत और संतों में राजनीतिज्ञ हूँ। अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों जिनसे मैं मिला हूँ छद्मवेश में राजनीतिज्ञ हैं। मैं राजनीतिज्ञ का चोला ओढ़े धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो मैं भले राजनीतिज्ञ हूँ, लोग मुझे पॉलिटिकल एजेंट मानते हैं, लेकिन मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। इसीलिए वो पॉलिटिक्स को रिलीजन से मिलाना चाहते थे। राजनीति हमें सांप की तरह जकड़ रखा है, राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं। राजनीति हमें सांप की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं एक धार्मिक जीवन का वाहन नहीं कर सकूंगा जब तक मैं संपूर्ण जाति से खुद को जोड़ नहीं लेता हूँ। मैं एक धार्मिक जीवन का वाहन नहीं कर सकूंगा जब तक मैं संपूर्ण जाति से खुद को नहीं जोड़ लेता हूँ। ऐसा मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं राजनीति में भाग लूंगा, अर्थात धर्म व राजनीति का अटूट संबंध स्वीकार करते हैं गांधी जी। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की तरह गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, यानी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो। यहाँ पर रिलीजन के तत्व आए, रिलीजन के अच्छे वाले तत्व आए, सांप्रदायिकता वाला नहीं। तो इसको मतलब ये मत मानिएगा कि रिलीजन को लाना चाहते हैं तो हिंदुइज्म को या इस्लाम को नहीं, ये रिलीजन से जो सद्गुण आते हैं हमारे अंदर उसको ये लाना चाहते हैं, जो आध्यात्मिकता आती है उसको ये लाना चाहते हैं। गांधी, मेरे लिए धर्म से शून्य राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि इसमें आत्मा का हनन होता है। तो धर्म होना चाहिए क्योंकि इससे स्पिरिचुअलिटी आती है। स्पिरिचुअलिटी आएगी तो आप मटेरियल वेल्थ की तरफ नहीं भागेंगे, मटेरियल वेल्थ की तरफ नहीं भागेंगे तो आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आप केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करेंगे, आप अर्थ कमाने के लिए या अपनी इकोनॉमिक्स धारने के लिए राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ धर्म का अर्थ है नैतिकता, आध्यात्मिकता व मानव सेवा। ये धर्म वो वाला नहीं है रिलीजन वाला कि आप आइए और यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाइए, हिंदू को मुसलमान के और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ लड़ाइए, वो वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स से मिलाने के लिए। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण किया है। फिर हालांकि गांधी जी राजनीति और धर्म को अटूट संबंध मानते थे, पर राज्य के वे धर्मनिरपेक्षतावादी स्वरूप के पक्षधर थे, यानी राज्य सेकुलर होना चाहिए, अर्थात धर्म को यानी राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। और ये धर्म में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर गांधी जी, मेरे लिए नैतिकता, नीति और धर्म परिवर्तनीय पद है, यानी कि नैतिकता इक्वल टू नीति इक्वल टू धर्म। धर्म के बिना नैतिक जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार रेत से निर्मित भवन।
जो नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता। जो नैतिक रूप से गलत है, आप संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ अगर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन लीगली अगर वो सही है तो आप क्या कहते हैं कि ठीक है चलता है, लेकिन वो भी काम गलत है, वो भी काम गलत है। जैसे जीएसटी का मुद्दा, आपने इसको फाइनेंशियल बिल की तरह पास करा दिया, क्या ये सही था? लीगली तो आप कर सकते हैं, हाँ ठीक है, आप किसी भी मुद्दे को क्योंकि सर्टिफाइड स्पीकर को करना पड़ता है तो स्पीकर ने कर दिया, ठीक है पास हो गया, लेकिन क्या नैतिक रूप से ये सही था? गलत था। यही बात है कि आप पॉलिटिक्स भी करिए तो इथिक्स के साथ करिए। फिर गांधी जी जैसी कोई चीज नहीं है, स्वयं गांधी जी ने वैसे ही कहा जैसे मार्क्स ने कहा। सॉरी, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, गांधी जी ने गांधीवाद। तो मार्क्स क्या कहता है कि मैं सही अर्थ में मार्क्सवादी नहीं हूँ। तो गांधी ने भी एक बार कहा था कि मुझे मेरे दोस्त चापलूसों व अन्यायियों से बचाना, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। स्वराज ब्रिटिश सरकार का उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। मैं मिट्टी के एक कण से एक नई कांग्रेस खड़ा कर दूंगा। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला दें तो विश्व आपके कदमों में होगा। गांधी जी ने धर्म व नैतिकता को राजनीति के साथ मिलाया तथा उसे सत्य की प्रभुसत्ता कहा। गांधी जी स्वैच्छिक निर्धनता की अम्बेडकर थे। गांधी जी की स्वैच्छिक निर्धनता की अम्बेडकर ने आलोचना की थी। फिर गांधी जी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना दी, वही पंचायती राज का सिस्टम, विलेज रिपब्लिक का सिस्टम। पीपी वर्मा ने कहा है कि गौतम बुद्ध की तरह गांधी एक नैतिक परमवादी थे और वे उन सिद्धांतों के प्रति कोई समझौता स्वीकार नहीं करते थे जिन्हें वे आवश्यक व अनिवार्य रूप से नैतिक मानते। गांधी जी ने कहा, इसलिए उन्होंने 1922 में अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। अहिंसा माने अहिंसा, उसके खिलाफ कोई समझौता नहीं। गांधी ने कहा, मैं कोलंबस और स्टीवेंसन की जाति का हूँ जो भयंकर से भयंकर कठिनाइयों के सामने भी आशावान बने रहते। वाह, क्या बात है। राजनीतिक व्यवस्था का गांधीवादी प्रतिमान तो आदर्श व्यवस्था। तो आदर्श व्यवस्था क्या होगी गांधी के लिए? एक राज्यहीन समाज होगा जो कि राम राज्य के समतुल्य होगा। राज्यहीन क्यों होगा? क्योंकि वो स्टेट को एक सोललेस मशीन मानते हैं। तो राज्य संगठित हिंसा का एक प्रतीक है, इसलिए वो राज्य को चाहते ही नहीं थे, वो विलेज रिपब्लिक से काम चलाना चाहते थे। हर गांव अपने आप में एक यूनिट हो, हर गांव अपने आप में स्वायत्त इकाई हो। उपादर्श विकेंद्रित ग्राम स्वराज, तो उनका एक अगर कहा जाए कि सेमी आइडल स्टेट, जैसे प्लेटो का था ना फर्स्ट स्टेट दार्शनिक राजा से रूल जो होगा, दूसरा उन्होंने तलाश में दिया था। इसी प्रकार गांधी का दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड ग्राम स्वराज हो, डिसेंट्रलाइज्ड पंचायती राज सिस्टम, जो कि अभी भारत में 30 ईयर में लागू है। ठीक है। अहिंसात्मक लोकतंत्र तत्कालिक सुधारवादी प्रतिमान है। अब गांधी जी का राजनीतिक दर्शन देख लेते हैं। तो गोखले की भांति गांधी जी भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। गांधी जी कहते थे, मेरे लिए मोक्ष का एकमात्र मार्ग यह है कि मैं देश व मानव जाति की सेवा के लिए निरंतर परिश्रम करूं। धर्म का अभिप्राय है ईश्वर के साथ एकता कायम करना। राजनीति में लोकतंत्र का अर्थ है विरोधियों के साथ पूर्णतः सम्यक व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि आप विरोधियों को जेल में डाल दें। आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अभिप्राय है कि सबसे दुर्बल व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सबसे शक्तिशाली को मिले, यानी कि आप पंक्ति के लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति की भी आप सहायता करेंगे। सरकार ऐसी होनी चाहिए। फिर ये मानव स्वभाव के बारे में क्या बोलते हैं, तो कोई भी दुर्बलताओं से परे नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर के मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर के मनुष्य वे हैं जो दोष मुक्त भले ना हो पर अपने दोषों को जानते हैं और सुधार का प्रयत्न करते हैं। गांधी जी ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर के अवतार काइंड ऑफ जो लोग हैं वो भी चाहे पूर्ण रूप से दोष मुक्त ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि दोष क्या है और उसमें सुधार निरंतर करते रहते हैं। मनुष्य पशु के रूप में हिंसक है परंतु आत्मा के रूप में अहिंसक है। आत्मा के जागृत होते ही वह हिंसक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई की और जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो अच्छाई की ओर जाने की हर मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मैं अच्छाई की तरफ कैसे न कैसे करके जाऊं। ये हर व्यक्ति में चाह होती है। फिर गांधी जी साध्य व साधन की एकता में विश्वास करते थे कि जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। साधनों की शुद्धता पर ये बल देते थे। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपके जो प्रयास हैं वो शैतान वाले नहीं हो सकते हैं। उद्देश्यों व उपायों की एकता गांधीवादी दर्शन का आधार
भूत सिद्धांत है। मैकियावेली के विपरीत गांधी उपायों और उद्देश्यों में अंतर नहीं करते हैं। मैकियावेली क्या कहता है कि अगर आपने साध्य को हासिल कर लिया, यानी कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर लिया, तो आपने किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया, कौन से साधनों का उपयोग किया, आपने लोगों को मारा काटा या क्या किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने साध्य, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना है। जबकि गांधी जी कहते हैं नहीं, अगर आपको एक आदर्श राज्य बनाना है, एक लोकतांत्रिक भारत बनाना है, तो आपके साधन भी अहिंसावादी और सत्याग्रह पर बेस्ड होने चाहिए। उद्देश्यों को ध्यान में रखें, उद्देश्य अपना ध्यान स्वयं रख लेंगे। यानी आप अगर उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे तो उद्देश्य जो उनकी जो परिणति है वो अपने आप हो जाएगी। अशुद्ध उपाय का परिणाम है अशुद्ध उद्देश्य। कोई भी असत्य से सत्य पर नहीं पहुंच सकता। मैकियावेली के लिए साध्य ही साधनों का औचित्य है, यानी एंड जस्टिफाइज द मीन। अगर आपके साध्य सही हैं, आपके साधन सही हैं, तो आपके मीन्स, आपके जो साध्य हैं अपने आप सही हो जाएंगे। आप परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आप नकल करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा? गांधी जी को एक बार मौका मिला था नकल करने का, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, नकल नहीं करूंगा। तो आपके परीक्षा में आपको सफल होना है, आपका साध्य है, गोल है, लेकिन आप नकल करके पास हो रहे हैं, तो साधन तो गलत है ना। तो आप परीक्षा में सफल होइए, लेकिन साधन का उपयोग भी सही करिए, आप अपनी मेहनत से पढ़िए। ये बात गांधी जी बोलते हैं कि साध्य और साधन के मध्य अटूट संबंध है। गांधी जी, साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वर उपासना का फल नहीं पा सकता। अगर मैंने शैतान की सेवा की है या शैतान की उपासना की है, तो मैं शैतान को ही प्राप्त करूंगा, मैं ईश्वर को तो प्राप्त नहीं करूंगा। यानी मैंने अगर बोया पेड़ बबूल का, तो मैं आम तो नहीं पाऊंगा। बात ये है, यही बात है। तत्वशास्त्री थे जिससे गांधी जी प्रत्ययवादी थे, किंतु वह शंकर के संप्रदाय के अनुयायी तथा निर्गुण ब्रह्मा के उपासक नहीं थे। यानी वो आइडिया पर विश्वास करते थे, कुल मिला के फॉर्म पर विश्वास करते थे। गांधी जी ने कहा कि धर्म की इतिहास में सृजनात्मक भूमिका रही है। धर्म केवल निजी शुद्धिकरण का साधन नहीं है, अपितु वह एक अत्यधिक शक्तिशाली सामाजिक बंधन है। प्लेटो, टॉलस्टॉय व रूसो की भांति गांधी ने प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया है। अहिंसा की पहली शर्त यह है कि सर्वत्र तथा जीवन के हर क्षेत्र में न्याय की स्थापना की जाए। सत्याग्रह की सच्चा समाजवाद लाने का एकमात्र साधन, सत्याग्रह से ही सच्चा समाजवाद लाया जा सकता है। ईश्वर ही सत्याग्रही का एकमात्र अस्त्र है। गांधी का राज्य देख लेते हैं, तो ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, स्टेटलेस राज्य की कल्पना करते हैं। तो गांधी जी व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन मानते हैं, तो स्टेट एज अ टूल यूज होगा। टॉलस्टॉय की तरह गांधी जी प्रशांत अराजकतावादी हैं या दार्शनिक अराजकतावादी हैं, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट हैं। गांधी जी का सर्वोच्च आदर्श राम राज्य, राज्य विहीन या वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। इसमें राज्य अनावश्यक बुराई होगा, राज्य होगा लेकिन अनावश्यक बुराई होगा। गांधी राज्य केंद्रित व संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु एक आत्माहीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिंसा से हुई। गांधी थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती। कौन सी सरकार सर्वोत्तम है? जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती। इसलिए गांधी कहते थे कि मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय और शंका के दृष्टि से देखता हूँ। इसका प्रत्येक बढ़ा हुआ कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश करता है तथा मानव जाति को हानि पहुंचाता है। तो राज्य जितना आपके जीवन में घुसेगा, उतना ज्यादा आपको कष्ट पहुंचाएगा, उतना ज्यादा आपको समझौते का सामना करना पड़ेगा। गांधी के राम राज्य में निजी संपत्ति का अस्तित्व बना रहता है। बस संपत्तिवान के पास वह सामाजिक धरोहर होती है। संपत्तिवान न्यासी ट्रस्ट होता है, अर्थात रखवाला होता है। तो निजी संपत्ति का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन जो संपत्तिवान होगा वो केवल ट्रस्टी होगा, वो उसका रखवाला होगा, ना कि उसका ऑनर होगा। बात ये, गांधी का स्वराज शब्द मूलतः उपनिषदों से लिया गया है। गांधी अरस्तु के सिद्धांत के समर्थक के संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। संपत्ति तो व्यक्तिगत हो, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो, यानी उस पर टैक्स लगे और सरकार के पास जाए और सरकार पुनर्वितरण करके सबको दे। गांधी में दान के विविध रूप हैं। श्रम दान है, दूसरा भूमि दान है, तीसरा है संपत्ति दान और चौथा है ग्राम दान। गांधी जी व्यक्ति को साध्य व राज्य को साधन मानते थे। लियो टॉलस्टॉय की तरह गांधी, अब ये तो